अध्याय 8 देख रहे हैं, पहनावे का सामाजिक इतिहास। पहनावा, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, कोई और तरीके से पोशाकें पहनते हैं, हर पोशाक से आप लोगों को पहचानते हैं। तो उसका इतिहास क्या है, सामाजिक इतिहास क्या है, हम कोशिश करेंगे जानने की दो तरीकों से। एक तो पहनावे का इतिहास विश्व में कैसा रहा और हिंदुस्तान में फिर कैसा रहा। तो आज हम बाकी जगहों की बात करेंगे। और पहनावे का मतलब यह है कि अब किसी को भी, जैसे किसी ने अगर टोपी लगाई है, कुर्ता पायजामा पहना है और थोड़ा सा पहनावे से अलग बात करता हूं, दाढ़ी है, तो आप कहेंगे कि ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने ऑरेंज कलर का कपड़ा, केवल एक ही कपड़ा ढांका हुआ है और सर पे एक तरीके से वही ऑरेंज तरीके से या व्हाइट तरीके से कोई टीका लगाया है, तो आप कहेंगे ये मंदिर जा रहे हैं। कहने का मतलब आप उनके कपड़ों से अंदाजा लगा लेते हैं कि वो क्या है। कोई सरदार साहब है, उनके सर पे पगड़ी होगी, तो जो कपड़ा लोग पहनते हैं उससे आप ये पता कर सकते हैं कि उनका सामाजिक परिवेश क्या है। यानी कि जो कपड़ा है उसका भी एक इतिहास चला आ रहा है, ये आज या कल में नहीं बना। जो भी वर्ग है, चाहे ऊंचा वर्ग हो, मिडिल वर्ग हो या फिर थोड़ा सा मॉडरेट वर्ग हो, सब वर्गों के लोग, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे हैं, वो क्या कपड़े पहनते हैं, समाज में कुछ क्या नियम होते हैं। कहीं कहीं उस नियम का बहुत सख्ती से पालन होता है, कहीं कहीं थोड़ा मॉडरेट समाज होता है, तो आराम से लोग अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। यानी कि अगर आप एक हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी घर में, खासतौर पर मुस्लिम घर में, अगर आप हाफ पैंट पहनते हैं तो इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। पूरे पोशाक पहनने लोग सही समझते हैं। लेकिन यहीं अगर आप कनाडा चले जाएं या आप यूएस चले जाएं, तो अगर आप हाफ पैंट पहन के बगैर कुछ ऊपर पहन के भी घूमते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समाज पे डिपेंड करता है। तो ये जो कायदे हैं, दुनिया में लोगों को क्या पहचान मिली है कपड़ों से, और आपकी सौम्यता क्या है, सुंदरता क्या है, शर्म और मर्यादा क्या है, ये कसौटियां बनती हैं। यानी कि वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो इस वक्त और समाज के हिसाब से कपड़ों में भी नए परिवर्तन आए हैं। यानी कि आज जो अगर आप 10 साल या 20 साल पहले देखें, तो जो हिंदुस्तान में होता था या जो भी किसी देश में होता था, या कपड़े जो पहने जाते थे, आज उसमें आपको तब्दीली मिलेगी। तो ये कपड़ों का इतिहास भी है जो बहुत बदला। और हम खास तौर पे किस सदी की बात करेंगे, आधुनिक काल की बात करेंगे, 19वीं और 20वीं सदी की बारे में बात करेंगे। और ये सदियां अहम क्यों बन जाती हैं? क्योंकि 18वीं सदी में जनवादी क्रांति और पूंजीवादी विकास से पहले, यानी कि ये जनवादी क्रांति, पूंजीवादी का मतलब सीधा मतलब समझिएगा कि जब ये क्रांतियां हुई, हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी, रूसी क्रांति देखी, और ये सब जो क्रांतियां हुई जिन्होंने पूरे विश्व में बहुत गहरी छाप दी या डाली, तो उसके पहले क्या था? उसके पहले यूरोप के लोग, ज्यादातर लोग क्या वेशभूषा धारण करते थे, खासतौर पे क्षेत्रीय लोग, और कैसे उनके जो किस्म है, क्योंकि कपड़ा पहनना ही नहीं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वही सब चीजें नहीं होती है। किस किस्म का कपड़ा पहन रहे हैं, वो किस चीज का बना हुआ है, उसकी कीमत क्या है, वो कितने पैसे का है। तो आज भी कपड़े ही डिसाइड करते हैं, कपड़े ही तय करते हैं कि हैसियत क्या है इंसान की, किस वर्ग से आते हैं आप, मर्द और औरत क्या है, क्या कपड़े पहने हैं आप। 18वीं सदी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से यूरोप के उपनिवेश बन गए। यानी कि यूरोप ने कई इलाकों को अपना, यूरोप के अलग अलग देशों ने, जैसे फ्रांस ने कहीं, कहीं स्पेन ने कहीं, कहीं पोर्चुगल ने कहीं, और कहीं आपके इंग्लैंड ने, अलग अलग जगह पे अपने कॉलोनीज बनाए। अब जब ये सब चीजें हो रही थी और फिर साथ में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन हुआ, जैसे जनतांत्रिक आदर्श। जनतांत्रिक आदर्श यानी कि वो जो जनतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई, और फिर समाज खासतौर पे औद्योगिक होने लगे। तो वेशभूषा के मायने बिल्कुल एकदम जैसे सिरे से बदल गए। अब आप देखेंगे आगे, जब मैं आपको चित्रों से दिखाऊंगा कि कैसे कि संस्कृतियां या इलाकों में अलग अलग जगह
जो सामग्री थी उस शैली को वो अपना लेते हैं या अपना सकते हैं, और दुनिया भर के लोग अब पश्चिमी परिधान पहनने लगे, उसमें सजने लगे। जो क्रांतियों ने, खासतौर पे फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे कपड़ों को बदला। अब क्रांति की जो आंधी थी, उस परिधान, कपड़े जो हम ड्रेस पहनते हैं उसको परिधान कहते हैं। तो क्रांति की जो आंधी थी, उस समय की जो परिधान संहिता थी, परिधान संहिता का मतलब ये होता है कपड़े पहनने की जो रूल्स हैं, अगर कोई नियम बनाए गए कपड़े पहनने के तो परिधान संहिता उसे कहते हैं। तो इसको समचोरी लॉ कहा जाता था। वो भी उड़ गई। लेकिन ये कानून थे क्या? आप ये समझे कि जैसे आप कहते हैं ना कि कहीं चोरी कर ले तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, या फिर आप ट्रैफिक रूल फॉलो ना करें तो आपको चालान देना पड़ेगा। ऐसे ही कपड़ों के लिए भी, क्या परिधान पहनेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, उसके लिए भी कानून था, समचोरी लॉ। समचोरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच। बाकायदा मध्यकालीन यूरोप की बात की जाए, यानी कि मैं यूरोप की जगह ले रहा हूं, वो सारे देश इसमें आ जाते हैं यूरोप में जो थे, वहां वाकई में बाकायदा कानून थे, परिधान संहिताएं थी, यानी कपड़े कैसे पहने जाएं। अब इस कानून में बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता था कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। यानी कि अगर मैं 1294 से लेकर 1789 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति तक के बीच में बात करूं, देखिए ये मैं समय जो बात कर रहा हूं ना, 1294 या 1300 करीब के से करीबन 1800, यानी कि 1789 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समय क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या चेंज हुआ वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसके बीच में समचोरी कानून था। इसका मकसद ये था कि जो निचले तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, उन पे नियंत्रण रखना कि वो क्या कपड़े पहन रहे हैं, खास उन्हें कपड़े पहनना है, खास व्यंजन खाना है, और खास पेय जैसे शराब वगैरह है। तो ये खास कपड़े, खास व्यंजन या शराब या कोई ऐसी शिकार खेलना है, उससे इनको रोका गया, मनाही थी इस चीज की, ताकि निचले तबके ये सब ना कर सके। तो मध्यकालीन फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने कोई कपड़े खरीद सकता है, ये केवल ये नहीं था कि उनके पास पैसे कितने हैं, वो कितना कमा रहे हैं, आमदनी पर निर्भर नहीं था, बल्कि उनका सामाजिक लेवल क्या है, ओहदा क्या है, ये भी तय करता था। यानी कि अगर आपने कपड़े पहने हैं, यानी कि परिधान सामग्री को कहते हैं कपड़ा, जो आपने ड्रेस पहना है वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। और कानून क्या था? ये कानून था समचोरी कानून, समचोरी लॉ। जो महंगे कपड़े थे, बेशकीमती कपड़े थे, वो कौन पहन सकता था? शाही खानदान पहन सकता था केवल। एमोइन का मतलब होता है कि फर की एक किस्म, ये जो अमोइन है, फर है, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक कौन पहन सकता था? राजे, रजवाड़े, बड़े लोग। कुलीन से जो कपड़े हैं, वो जो कपड़े हैं वो जनसाधारण, जो नॉर्मल पब्लिक है, ऑर्डिनरी आदमी लोग जो हैं, वो नहीं पहन सकते थे इसको। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके बाद के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बाद सब चीजें बदल गई, सब चीजें बदल गई। जैकोबियन क्लब के बारे में हमने जाना, जब हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, तो उसमें जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि हम 100 कुलात हैं। 100 कुलात मतलब ये है कि जो कुलीन वर्ग, जो फैशनदार एक घुटना पहनते थे, यानी कि घुटने तक कपड़े पहनते थे, 100 कुलात ने कहा कि ना, हम बिना घुटने वाले हैं, हम ढीले ढाले आरामदेह कपड़े पहनेंगे, बिल्कुल ऐसे कपड़े जिससे हमको आराम मिलेगा। और खासतौर पर फ्रांसीसी तिरंगा अगर आप देखें तो उसमें तीन रंग आते हैं, नीला, सफेद और लाल। ये बड़ा लोकप्रिय हो गया, लोग इन कपड़ों को पहनने लगे, इन कलर के कपड़ों को पहनने लगे, और ये देशभक्ति का एक द्योतक हो गया कि हाँ, हम देशभक्त हैं, और इस हिसाब से लोग पहनने लगे इसको। अब पोशाक के रूप में और भी क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर कपड़ा पहनते हैं तो ये राजनीतिक प्रतीक भी हो जाता है कि किस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, या आपकी सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। जैसे लाल टोपी, ये थी स्वतंत्रता की निशानी, जो लाल टोपी पहनते थे, लंबी पतलून पहने हुए हो, जो टोपी हो थोड़ी सी तिरछी कर रखी है, इस तिरछी टोपी को कॉकेट कहा जाता। अब पहनावा अगर ये कहें कि सबने सादा है पहना हुआ है,
तो इसका मतलब ये होता है कि सब समान है, इससे समानता, इक्वालिटी का भाव प्रकट होता था। कॉकेट मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक तरफ करके पहनी जाने वाली एक टोपी थी। अगर मैं आपको वहीं पे एक चित्र दिखाऊं, ये 18वीं सदी के इंग्लैंड की एक उच्च वर्गीय जोड़ी है और इनके कपड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक विशेष परिधान, एक विशेष तरीके की टोपी, एक विशेष तरीके का मफलर यह कुलीन वर्ग पहनता था। अब इस चित्र के जरिए या इन चित्रों के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक मध्य वर्गीय महिला है और इन्होंने क्या पहन रखा है, फ्रांस का बाकायदा 3 जो उनके फ्लैग में जो कलर हैं, रंग हैं, वो पहन रखा है। यहां पर फ्रांसीसी क्रांति के स्वयं सेवक हैं, टोपी देखिए इनको, और किस तरीके से इन्होंने बड़ा नॉर्मल परिधान पहना हुआ है, ऑर्डिनरी परिधान पहना है, लेकिन ये स्वयं सेवक हैं, ये यानी कि वॉलंटियर्स हैं इस क्रांति के। और यहां पर आप आए तो एक 100 कुलात परिवार है, ये भी एक मध्यवर्गीय परिवार है और यहाँ पर हर तरीके के कपड़े इन्होंने पहने हुए, पूरे नीचे तक, यानी कि यहाँ तक कपड़े पहने हुए हैं। और ये कुलीन जोड़ी है, ये एक उच्च वर्ग वाले लोग हैं जिन्होंने अलग तरीके का परिधान पहना हुआ है और इनके बीच में आप अंतर बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस श्रेणी के होंगे और ये किस श्रेणी के होंगे। अब जो आपने पोशाक पहनी रखी है या परिधान पहना है या खूबसूरती के क्या पैमाने, ये एक उच्च वर्गीय शादी का दृश्य है और यहां पर एक बच्ची है, कुलीन घराने की बच्ची, और उसने ये खास तौर पे देखिएगा कि ये जो कमर है ये बहुत इसकी टाइट है, कपड़ा जो है ना वो कमर पे बहुत बंधा हुआ है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको देखने लायक, क्योंकि ये आप इसको अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे ये क्या चीज थी। तो समझौरी कानून क्रांति के साथ खत्म हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब लोग, सारे यूरोपीय ऐसी पोशाक पहनने लगे, ढीली ढाली और आरामदेह। फ्रांसीसी क्रांति ने ये तो कहा, देखिए साहब, समानता होनी चाहिए, लेकिन जो कुलीन विशेषाधिकार है और उनको समर्थन देने वाले कानूनों की इति कर दी थी। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसको पहन रहे थे वो, इनके बीच में जो अंतर था, सामाजिक तबकों में जो अंतर रहा वो कायम रहा, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। यानी कि जो गरीब है वो ना तो अमीरों के जैसे कपड़े पहन सकते थे और ना ही उनकी तरह खाना खा सकते थे। बस एक चीज खत्म हो गई कि अगर वो उनकी तरह कपड़ा पहन रहे हैं तो कानून बीच में नहीं आएगा। यानी कि अब जो पहले कानून के हिसाब से अलग अलग किया जाता था कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं। अब तो यह है कि आमदनी, जो अमीर थे, जो पैसे वाले थे या जो कुलीन वर्ग थे, अगर उनके पास पैसा है, उनकी आमदनी है, तो अच्छे कपड़े खरीदते थे या अच्छे कपड़े पहनते थे। लेकिन जिनके पास आमदनी नहीं है वो वही कपड़े खरीदते थे, पहनते थे जो उनकी ये कहें कि जेब अलाउ करती थी। तो इससे क्या हुआ कि पहनावे की जो शैलियां हैं, वो उनके जो फर्क है मर्दों और औरतों के बीच में कैसे थे, एक ये चित्र से मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि जो इंग्लैंड की बात अगर मैं कहूं तो यहां पर विक्टोरियाई इंग्लैंड में ये जो बच्ची है, महिलाओं को बचपन से ही क्या सिखाया जाता था कि देखो देखो बेटी, तुम आज्ञाकारी बनो, खिदमती रहो, सुशील रहो और दब्बू बन के रहो। ये उनको शिक्षा दी जाती थी, किनको, इन बच्चों को। वो ये मानते थे कि आदर्श नारी वही है जो दुख दर्द सह सके। मर्दों को क्या कहा जाता था, तुम धीर हो, गंभीर हो, बलवान, आजाद, आक्रामक हो, ऐसे होने चाहिए। औरतों को आप छुई मुई हो, निष्क्रिय हो, दब्बू हो, इस तरीके से इनको सिखाया जाता था। अब ये जो चीज सिखाई गई ये पहनावे पे भी आ गया, कपड़ों पे भी आ गया। तो होता ये था कि छोटपन में, बहुत लड़कियां जब छोटी होती थी, इस उम्र की होती थी, तो इनके यहां पर सख्त बहुत फीते बांधे जाते थे। यानी कि इनके पीछे अगर आप देखें तो ये अगर इनकी पीठ की तरफ जाएं तो वहां पर धागे होते थे, तो उस धागे से इसको कस दिया जाता था, जबरदस्त कस दिया जाता था। तो जब ये फीते बनते थे, इसको हम स्टेज कहते हैं, इससे बड़ा कस के बांध दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि इनके जो शरीर है उसका फैलाव ना, बदन जो है इकहरा छरहरा रहे। यानी कि जब लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी तो बदन से चिपके कॉर्सेट ये पहनने लगती थी। अब इसमें स्टेज और कॉर्सेट शब्द आया, इसको मैं जरा बता दूं।
स्टेज मतलब होता है शरीर सीधा रखने के लिए महिला पोशाक का एक हिस्सा होता है। कॉर्सेट का मतलब यह है चुस्त व सुक्त जनाना बॉडी, औरतों की जो उनका शरीर है, तो इससे शरीर की एक आकृति बनती थी। तो ये पहले स्टेज पहनना पड़ता था इनको, उसके बाद कॉर्सेट। अब होता ये था, इसका कारण क्या था? इसका मतलब ये था कि जब इनको टाइट कर दिया जाए तो इनकी कमर पतली लगती थी, और कमर पतली जब होती है तो औरतें खूबसूरत लगती है, ऐसा इनका मानना था। यानी कि टाइट फीते जो थे उससे जो इनकी कमर है वो पतली हो जाएगी, और इससे महिलाएं आकर्षक लगेंगी, शालीन लगेंगी, सौम्य लगेंगी। तो इस तरीके से ये जो इनको कपड़े पहनाए जाते थे, ये इनको कपड़ा वो पहनते थे, वो एक तरीके से अबला नारी या दब्बू छवि बनाने की कोशिश इनको की जाती थी। अब ये बच्ची ने ऐसे इसको कैसे लिया होगा? इस तरीके से अगर इसको कपड़े पहनाए गए, या फिर आप यहां देखें कि किस तरीके से इन औरतों ने कपड़े पहन रखे, इनकी सबकी कमर देखें, सबकी कमर एकदम पतली है। क्योंकि ये कमर पतली है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन पीछे इनके बहुत जबरदस्त तरीके से रस्सियां या फिर कहे धागे बंधे हुए, जिससे ये इस दर्द को भी महसूस कर रही हैं और लोगों को सुंदर लग रही हैं, और वो खुद भी अपने आप को सुंदर मान रही हैं। तो महिलाओं ने लिया कैसे इसको? अब आदर्श नारी क्या है? जो जिस संस्कार में रहे, जो माहौल उनको दिया जाए, जिस जगह वो रह रही हैं, पढ़ रही हैं या फिर शिक्षा ले रही हैं, वो सब उनको बचपन में ही एक तरीके से घुट्टी पिला दी गई। तो उन्होंने ये मान लिया कि उनको पतली कमर रखना ये नारी का एक कर्तव्य है, ये उनकी एक ड्यूटी है। और क्योंकि सहनशीलता, अगर रस्सियां आपने बांध दी, उसके पूरे जो ड्रेस है उसके पीछे कस के बांध दी, तो वो दर्द होगा। उस दर्द की सहनशीलता, उसको सहना, इसको भी स्त्रीत्व कहा गया कि भाई औरत हो, और औरत के लिए बहुत जरूरी है कि वो सहनशील बने। और सुंदर दिखना है औरत का, उनका मानना था कि औरतें सुंदर दिखनी चाहिए, तो कॉर्सेट पहनना उसके लिए आवश्यक होगी, चाहे कितनी भी उनका भी शारीरिक कष्ट बेचारों को झेलना पड़े या यातना भोगना पड़े। लेकिन सभी औरतों ने नहीं स्वीकार किया, कईयों ने तो स्वीकार किया इस चीज को। आप देख भी पा रहे हैं, औरतों ने स्वीकार किया, कईयों ने नहीं स्वीकार किया इसको। अब हुआ ये कि 19वीं सदी में वाकई में इंग्लैंड में ये विचार लोगों के बदले, खासतौर पे औरतों के बदले। सफरेज आंदोलन हुआ, और सफरेज आंदोलन का मतलब यह था कि मताधिकार के लिए एक आंदोलन चलाया गया था कि महिलाओं को भी मताधिकार या वोटिंग का अधिकार मिले। लेकिन इसके साथ महिला पत्रिकाओं ने यह बताना शुरू कर दिया कि ये जो तंग लिबास हैं, ये जो टाइट कपड़े पहन रहे हैं, और जो कॉर्सेट पहना जा रहा है, स्टेज पहना जा रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, इसके कारण कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, औरतों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे पहनावे जो है वो जिस्म को जब बांध दिया जाता है तो उससे रक्त पर प्रवाह और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। मांसपेशियां जो उनकी हैं, जैसे जो आप कहें कि अलग अलग मसल्स हैं, वो विकसित नहीं हो पाती हैं। रीढ़ की, वो इतना भारी कपड़ा वो पहन रही है, रीढ़ की हड्डियां झुक जाती हैं, वो यानी कि टेढ़ी हो जाती है। तो औरतें जाती थी शिकायत लेके कि देखिए मेरा शरीर निढाल हो रहा है, मैं बेहोश हो जाया करती हूँ। तो इसका कारण सब वही माना गया कि जिस तरीके से उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। एक शब्द इसमें आया है बस मतलब लकड़ी, इस्पात या व्हेल की हड्डी से बनी पट्टी, जिसे कॉर्सेट को सख्त बनाने, सहारा देने के लिए आगे लगाया जाता था। यानी कि पहले जमाने में क्या होता था, अगर हड्डी टूट जाती थी ना, तो जिस जगह हड्डी टूटी वहां एक लकड़ी लगा दी जाती थी और बांध दिया जाता था ताकि हड्डी जुड़ जाए। इसी तरीके से कॉर्सेट में भी एक लकड़ी या पट्टा लगा दिया जाता है ताकि शरीर सीधा रहे और बहुत अच्छे से तगड़ा बंधे। मतलब बहुत मोटा पट्टा नहीं, बहुत जैसे कार्डबोर्ड टाइप का, उस विड्थ का। ये बात तो हुई इंग्लैंड की। अमेरिका पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला देखिए, इनका पोशाक देखिए। ये पोशाक अगर आज के जमाने में अगर हम इनको देखें तो हमें लगेगा कि इन्होंने पूरा मंडप ओढ़ा हुआ है। ये इस कपड़े को पहन के चलना, काम करना क्या आसान है? इसको लंबा गाउन कहते हैं, जो उस समय पहना जाता था। तो अमेरिका में भी जो पूर्वी तट में जो गोरे प्रवासी थे, वहां भी एक ऐसा आंदोलन चला। उनका जो जनाना औरतों का जो लिबास था उसको बुरा बताया गया, क्योंकि ये लंबा स्कर्ट था, घाघरा या लहंगा कह सकते हैं। ये फर्श को चूमते हुए, फर्श को छूते हुए, फर्श से लगते हुए जाता है। अब फर्श में गंदगी होती है, इसके कारण बीमारी हो सकती है। और इतना बड़ा स्कर्ट है, इसको संभालेंगे कैसे? चलने में परेशानी हो रही है।
औरत अगर कुछ करना चाहे काम या जीविका कमाना चाहे, काम करना चाहे, तो वो कैसे करेगी? तो ये सब करने के लिए अगर वो काम धंधा कर सके, स्वतंत्र हो सके, तो इसके लिए ये सब चीजें बदलनी होंगी। तो राष्ट्रीय महिला अधिकार सभा ने श्रीमती स्टैंटन इनके नेतृत्व में, और लूसी स्टोन थी, लूसी स्टोन वाली जो महिला मताधिकार सभा थी, उसने 1870 का दशक जो था उसमें इन पोशाकों को सुधार करने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाई। उनका मानना था कि देखिए साहब, पहले तो ये कपड़ों को सही बनाइए, स्कर्ट को छोटी करिए और कॉर्सेट को तो बिल्कुल हटा दीजिए। तो इसका मतलब अटलांटिक के इस तरफ, बाएं तरफ अगर जाए, अगर हम बाएं तरफ ले तो अमेरिका है, दाएं तरफ लेंगे तो इंग्लैंड है। तो दोनों तरफ ये कपड़ों को आसान बनाने की मुहिम चली। ये हम इतिहास में देख रहे हैं, इसके बाकायदा हमारे पास स्रोत हैं। लेकिन जो सामाजिक मूल्य है उसमें बदलाव इतना आसान नहीं था। कई लोगों को उपहास और रंज दोनों झेलना पड़ा, यानी कई लोगों का मजाक बनाया गया, क्योंकि जो चीजें चली आ रही है, दकियानूसी कह सकते हैं आप उसको, या फिर कहे ट्रेडिशनली चली आ रही है, इसका परिवर्तन आप करने जाएंगे तो लोग तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। ओके, और जब ये लोग कहते थे कि अगर आपने ये औरतों ने परिधान छोड़ दिया तो उनकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उनका जो औरतपना है, जनानापन है, उनकी जो शालीनता है, यानी जो छुई मुई पना है, वो सब गायब हो जाएगा। जिससे क्या हुआ, कई महिला सुधारक उस समय उन्होंने कहा कि साहब रहने दो, हम पीछे अपने पैर खींचते, जिनको जो पहनना है वो पहनते रहे, और पारंपरिक पोशाक जो पहन रहे हैं उसको हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ कहा। लेकिन अब 19वीं सदी के अंत तक तो हवा बदल गई। अब उसका कारण क्या था समझिए, जो दबाव पड़े, जो चीजें आई, उसके कारण जो सुंदरता का विचार है और जो पहनावा है, उसकी जो अलग अलग तरीके थे वो सब बदल गए। अब नई चीज क्या हुई, इसको समझना बहुत जरूरी है। नया दौर क्या था, ये ऐसा क्या दौर था जिसने ना चाहते हुए भी बदलाव ले आए। जैसे अभी हमने कहा, कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो कपड़े पहन रहे पहनने दो। औरतों ने भी कहा चलो हमें ये कपड़े पहनने दो। तो ये हुई ब्रिटेन में नई सामग्री और नई प्रौद्योगिकी, यानी कि जो नया सामान ब्रिटेन में आने लगा, और साथ में जो टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, प्रौद्योगिकी चेंज होने लगी। और जब 2 विश्व युद्ध हुए, और ऐसे हुए कि पूरा देश इसमें कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा, तब भी तो परिवर्तन आए। ये क्या परिवर्तन आए? नई सामग्री देखिएगा। 17वीं सदी के पहले ज्यादातर जो ब्रिटिश महिलाएं थी वो कौन से कपड़े पहनते थे? या फ्लैक्स पहनती थी, लिनन या ऊन के कपड़े पहनती थी। अब इनको साफ करना बहुत मुश्किल था। सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार हो रहा था, तो यहां से क्या होगा कि जो भारत में जो छींट वाली जो एक टेक्नोलॉजी थी वो यूरोपीय घरों में आई, अलमारियों का हिस्सा बन गई। और उसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके दौरान जो 19वीं सदी में ब्रिटेन में सूती कॉटन का कपड़ा, इसका थोक उत्पादन होने लगा, और बाकायदा भारत सहित कई देशों में उन्होंने निर्यात करना शुरू कर दिया। यानी कि अब यूरोप के बहुत सारे जो ऐसे लोग थे, तबके थे, वो उनको आराम से सूती वस्त्र मिलने लगा। तो 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो वहां पर जो कृत्रिम रेशों से बने हुए, यानी कि आर्टिफिशियल कपड़े जो बनने लगे, उसका ज्यादा प्रसार होने लगा और ज्यादा आसान हो गया उसको साफ करना, और वो सस्ते भी होने लगे, सस्ते भी थे, साफ भी होने लगे। अब इसमें यह हुआ कि कपड़े हल्के हो गए, छोटे हो गए, पतले हो गए। लेकिन 1914 तक ये अभी तक 1914 तक अभी तक ये एड़ी तक रहे। ध्यान रखिएगा, एड़ी मतलब होता है यहां तक, इस जगह तक। लेकिन ये लंबाई बहुत दिन तक चली नहीं। 1914 तक तो चले। 1915 में क्या हुआ, अचानक यहां से कपड़े इधर चले गए। यानी कि जो स्कर्ट आप देख रहे हैं इस महिला का, वो अगर यहां हुआ करता था, वो उठ के यहां चला गया, पायचा उठकर अचानक पिंडलियों पे सरक आया। कैसे हो गया ये 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो पहनावा हुआ है। यहां पर जो चित्र है, ये मध्य और उच्च वर्ग की महिलाएं, उनकी शैलियां बदली कपड़े पहनने की। ये सब जो झालर वगैरह नीचे थी, सब हट गई। और यहां पर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है, जो ब्रिटिश हथियार फैक्ट्री है, उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। अब अगर युद्ध चल रहा है, उत्पादन होना है, औरतें चाहिए काम के लिए, तो औरतें अगर बाहर निकली हैं
तो क्या वो जो कपड़ा मैंने आपको दिखाया था जो पहले, उस कपड़े में निकल सकती थी? कतई नहीं। उनकी मजबूरी थी, इसलिए इस तरीके से कपड़े उनको पहनने पड़े या कपड़े चेंज हुए। तो महायुद्ध का बड़ा रोल था इसमें। जो महिलाओं के कपड़े थे, उनका बदलाव, उनमें जो चेंज आया विश्व युद्धों के कारण बहुत ज्यादा है। बहुत सारी जो औरतें थी उन्होंने ये जो जेवर पहनना, बेशकीमती कपड़े पहनना छोड़ दिया। और ये भी था कि जो बड़े लोग थे, उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, वो वाकई में जो आम नारियां हैं उनसे मिलने लगी। तो इससे क्या हुआ कि इनके बीच में जो सीमाएं थी, इनके बीच में जो डिफरेंस था वो भी टूटा और महिलाएं एक जैसी दिखने लगी सारी की सारी। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918, इसके बीच जो छोटे कपड़े थे वो व्यवहारिक हो गए कि हाँ ये आप पहने जा सकते हैं। और ब्रिटेन में 1917 के आते आते 70,000, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया, हथियार की फैक्ट्रियां काम कर रही थी। अब यहाँ ब्लाउज और पैंट की जो कामकाजी वर्दी थी, उस पर महिला क्या करती थी, ब्लाउज और पैंट पहनती थी, उसके ऊपर केवल स्कार्फ डाल देती थी और उसके बाद एक टोपी लग के यही कपड़ा जो है वहां पर चलन में आ गया। जब जंग और लंबा खिंची, जंग जैसी लंबी खिंची, तो जो चटक रंग पहन के आया करती थी महिलाएं, वो भी खत्म हो गई। हल्के रंग और बड़े सौम्य, बड़े सरल कपड़े, रंग के कपड़े वो पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। स्कर्ट भी जैसे मैंने बताया छोटे हुए, ट्राउजर भी जो है वो बाकायदा महिला की पोशाक का हिस्सा बन गया, जबकि जो ट्राउजर होते हैं, पैंट होते हैं, वो हमेशा आदमी पहना करते थे, लेकिन यहाँ पर अब महिलाएं पहनने लगी, क्योंकि क्या होता था, उसे चलने फिरने में आसानी होती थी, सहूलियत थी। और सहूलियत के कारण क्या हुआ, जो बड़े बड़े बाल रखते थे और बालों में जो कर लाते थे, वो सब छोड़ के उन्होंने छोटे छोटे बाल रखना शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 20वीं सदी आई, उसमें सादगी भरा जीवन और जो प्रोफेशनल अंदाज है वो ज्यादा कामगर हो गया। और जो बच्चों के लिए खासतौर पे नए विद्यालयों में कहा गया कि भाई सादा कपड़ा पहनिए, आप तड़क भड़क ना करिए। लड़कियों के को जिम्नास्टिक के लिए और खेलों में आने के लिए बाकायदा प्रोत्साहित किया गया। और जब ये आएंगी तो वो गाउन या वैसे कपड़े तो नहीं पहन सकती, उसके लिए वैसे कपड़े पहनने होंगे जो जिम्नास्टिक और खेलों में पहन के आरामदेह तरीके से, सुविधाजनक तरीके से वो अपना ये खेल या ये जो काम है वो कर सके। तो आप देखिए कि पहनावा जो हुआ, उसका इतिहास समाज में के जो इतिहास है उस तरीके से, उसमें किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, कैसे पहले समाज में कैसे जो उनकी किसी की संस्कृति हुई या अपना रवैया किस तरीके से चेंज हुआ। और ये भी हमने देखा कि जो सुधारक थे और जो रूढ़िवादी थे, यानी सुधारक जो चेंज करना चाहते थे, रूढ़िवादी जो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे ना ना ना, इनके बीच में संघर्ष हुआ। और फिर टेक्नोलॉजी आ गई, प्रौद्योगिकी आ गई, अर्थव्यवस्था बदली, जंग के कारण अर्थव्यवस्था बदलती है, और भी चीजें हैं। तो ये सब जब चीजें आई तो दबाव के कारण लोगों ने अपने आप कपड़े जो है लोगों के परिवर्तित होने लगे। हमने देखा किस तरीके से पाश्चात्य जगत में 19वीं और 20वीं सदी, और ये कहें कि शुरुआती और मध्य, इसमें कितने परिवर्तन हुए, खास तौर पे महायुद्ध के बाद और क्रांतियों के बाद, जो पहनावे में बहुत अंतर आया। लेकिन इस दौर में भारत में क्या हो रहा था? भारत, जैसे कि हम जानते हैं, औपनिवेशिक काल में रहा उस समय, जिस समय की हम बाकी जगह की बात कर रहे हैं, यानी कि ये अंग्रेजों के अंतर्गत था, उनकी कॉलोनी थी। तो औपनिवेशिक काल में काफी परिवर्तन हुए, जो पुरुष और नारी के कपड़े हैं, जो ड्रेस पहनते थे, परिधानों में, इसमें काफी असर उनका था। जो पश्चिमी ड्रेस कहां से आई, जो मिशनरी थे और जो लोग यहां पर थे, जो हमारे जिन्होंने हमको कॉलोनी बनाया था, और उसके अलावा जो परंपरा और संस्कृति से चला आ रहा था, दोनों ही चीजें मिश्रित हुई। और कपड़ा, गांधी जी के बारे में बात करेंगे हम, कपड़ा और पहनावा, ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था, सिंबल बन गया था। और क्या समझ में आया, क्या चीजें चेंज हुई? तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया क्या रही जब 19वीं सदी में जो पश्चिम वेशभूषा आई, जब वेस्टर्न क्लोथ्स बाहर के, या ये कहें जो लोग बाहर पहनते थे, वो जब हिंदुस्तान आया या हिंदुस्तानियों के सामने आया, तो उन्होंने किस तरीके से इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी? तो 3 तरीके से दी, एक एक करके इसको समझिएगा। सबसे पहला ये है कि खासकर मर्द, बहुत सारे लोग जिसमें मर्द ज्यादा थे,
उन्होंने क्या किया कि जो जो उनकी पसंद की चीजें थी, पाश्चात्य यानी कि जो वेस्टर्न, विदेशों से जो कपड़े उनके सामने आए, उसमें अपनी पसंद की चीजें वो उन्होंने उठा ली। और पहला जो कहे समुदाय या कहे पहले लोग जिन्होंने ये किया, पश्चिमी फैशन को जिन्होंने अपनाया, वो थे अमीर पारसी जो पश्चिम भारत के इलाके में थे। उन्होंने बैगी ट्राउजर और फेंटा, ये जो हैट है इसको मैं दिखाऊं आपको, ये मुंबई के पारसी हैं जिन्होंने ये कैप और ये कपड़े या परिधान लिया। इसमें बैगी ट्राउजर और फेंटा जो आपने देखा चित्र में, इसके साथ कॉलर वाले कोट और बूट वो पहनते थे, यानी कि जेंटलमैन अगर वो दिखना चाहते हैं तो साथ में छड़ी भी ले लेते थे। तो एक तरीके से आधुनिकता, यानी कि वो मॉडर्न दिखना चाहते थे, और प्रगति, प्रोग्रेस, इसके प्रति को बैकग्राउंड में लेके, दिमाग में लेके वो इन्होंने ये कपड़े अपनाए। जो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, खासतौर पे जो निम्न जाति के लोग हैं, उन्होंने भी पश्चिमी ड्रेस को लिया। ये किसका प्रतीक था कि अब वो मुक्त हैं, अब वो जो वर्ण व्यवस्था है उससे मुक्त हैं। यहां पर भी ज्यादा मर्दों ने ये कपड़े पहने। मैं इसका चित्र दिखाना चाहूंगा आपको। ये गोवा में ईसाई धर्म और जो पश्चिमी पहनावा अपनाने वाले लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से पश्चिमी परिधान को अपनाया। अब जो प्रतिक्रिया दूसरी थी वो ये थी कि जो हमारे हिंदुस्तान की या इस सब कॉन्टिनेंट की एक सांस्कृतिक धरोहर है, अस्मिता है, अगर पश्चिमी संस्कृति या उस वहां के कपड़े हमने ले लिए तो इसका नुकसान होगा, यानी हम कलयुग में आ जाएंगे। आप यहां देखें, ये जो कार्टून है ये बताता है कि धोती के साथ यहां पर बंगाली बाबू एक फरंगी हैट पहने हुए हैं और उनका बड़ा माहौल उड़ाया गया। दूसरे तरीके के लोग ये थे जो इस तरीके से सोचते थे। एक चित्र और है यहाँ पे जिसको मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले तीसरा हम देख लें कि कुछ पुरुषों की ये दुविधा का हल उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से ढूंढा। वो क्या करते थे कि पश्चिमी जो कपड़े थे वो उन्होंने पहने और भारतीय पोशाक भी वो पहनते रहे। कैसे? 19वीं सदी के आखिरी जो हिस्सा है उसमें कई बंगाली अफसर जो थे, उन्होंने जब वो बाहर काम करने जाते थे तब तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन लेते थे, यानी कि इस तरीके के कपड़े वो पहन लेते थे। और जैसे ही वो घर आते थे वो अपने जो उनके पारंपरिक वस्त्र हैं उनको धारण करते थे। 20वीं सदी में एक मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ये करते हैं कि पूना में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी है उससे आते वक्त सड़क पर ही कपड़े बदल लेते और घर पर सिर्फ जो उनका अंतर वस्त्र है, जिसे हम अंडरगारमेंट्स कहते हैं, ट्यूनिक या अंतर वस्त्र में ही पैदल जाते। तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, घर की दुनिया, इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एक तरीके से बैलेंस बना लिया था। अब कई लोग तो उधेड़बुन में रहे, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि वेशभूषा की जो बदलाव हुई इसमें इतिहास ने क्या उठक पटक की। एक चित्र और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो चित्र है ये बड़ा फेमस हुआ इसीलिए, ये कार्टून है द मॉडर्न पेट्रियट। ये गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इसको रचा था। इसमें एक साहब है जिन्होंने बहुत सारी पश्चिमी सभ्यताओं के कपड़े अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, लेकिन ये अपने आप को नेशनलिस्ट भी कहते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि मैं मातृभूमि से प्यार करता हूं। तो इनका बड़ा उपहास सा बनाया गया इस तरीके से। अब हमारे यहां इस कपड़े को लेकर जाति संघर्ष हुआ, पोशाकों में परिवर्तन जो आया उससे क्या क्या चीजें हुई। तो भारत में कोई कानून तो था नहीं, जैसे यूरोप में हमने देखा कि समचोरी लॉ था, समचोरी कानून था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और इस तरीके की व्यवस्थाएं थी, तो जो खान पीन है या कपड़ा पहनना है या रहन सहन की बाकायदा सामाजिक तौर पे, समाज के लेवल पे कुछ संहिताएं थी, कुछ रूल्स रेगुलेशन थे। अब जो अमीर लोग हैं और जो या प्रभुत्वशाली लोग हैं और उनके अंडर जो लोग आते हैं वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये सब चीजें पहले से ही तय थी। इसीलिए जब जो लोगों ने जो इनके अंडर काम करते थे उन्होंने कपड़े
बदलने की कोशिश की तो हिंसक प्रतिक्रियाएं हुई। इनके खिलाफ लोग, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, उन्होंने कुछ किया, उसको रोकने का प्रयास किया। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि मई 1822 में दक्षिण भारत में त्रावणकोर, ये रियासत है, इसमें जो प्रभुत्वशाली यानी कि जो स्ट्रांग जाति थी, उनके वो नायर जाति थी। तो नायर जाति ने जो शनार जाति है, शनार जाति को फिर नाडर भी कहा गया बाद में, तो जो शनार जाति है उनकी महिलाओं पर हमला किया। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने ऊपर का जो ऊपरी भाग था, महिलाओं को ऊपर का भाग तो ढकना जरूरी हो जाता है, तो वहां उस ऊपरी भाग को ढकने के लिए उन्होंने कपड़े डाले। बस इसी से ये व्यतीत हो गए और उसके बाद टकराव हुआ। तो शनार, जिसे मैंने कहा कि बाद में नाडर नाम से जाना गया, ये लोग अधीनस्थ जाति के थे, यानी कि जो ऊंची जाति थी उनके अंडर में आते थे। तो छतरी लेकर चलना, जूते या सोने के गहने पहनना, ये सब वो नहीं कर सकते थे। ये स्थानीय रिवाज था। और ये भी था कि कोई भी मर्द या औरत, देखिए मर्द तो ठीक है, बगैर ऊपर के परिधान के वो रह सकता है, या शर्ट या ऊपर के, औरत ये भी ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकते। तो जब ईसाई मिशनरी आए और उनके प्रभाव में आकर जो महिलाएं हैं, शनार महिलाएं, उन्होंने धर्मांतरण जब उनका हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्लाउज है, सिली हुई ब्लाउज और कपड़ा, ये इससे अपना तन ढकना शुरू किया। अब अय्या बैकुंठर ऐसे कुछ हिंदू सुधारक थे, उन्होंने ये जो परिवर्तन हो रहा है कपड़े में, पोशाक परिवर्तन में, इसमें बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। लेकिन जैसे ही नायर जाति लोगों को ये पता चला, वो हरकत में आ गए और उन्होंने क्या किया कि औरतों के कपड़े सरेआम फाड़ना शुरू कर दिया और अदालत में भी इसके खिलाफ अर्जियां दी गई। और ये हुआ क्यों? क्योंकि अगर ये कपड़े पहनने देंगे तो जो शनार जाति आराम से इनके लिए सेवा टहल वाला काम कर रही है मुफ्त में, वो करने से मना भी कर सकती है। पहले तो ये इन्होंने क्या किया कि घोषणा करवाई 1829 में, जो त्रावणकोर थी उसकी सरकार ने घोषणा करवाई कि अपने जो ऊपरी भाग है शरीर का, उससे ढकने से जरा बचिए। लेकिन इसके बावजूद जो ईसाई बन गए थे शनार, उन्होंने, खासतौर पे जो महिलाएं थी, उन्होंने ब्लाउज पहनना शुरू किया। अब त्रावणकोर में 1855 में दास प्रथा की जब समाप्ति हुई, उससे जो ये नायर थे और जो प्रभुत्वशाली जाति थी, गुस्से में आ गई कि यार हमारा तो नियंत्रण टूट रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1859 में एक दिन वो बाजार में सब गए, उन्होंने महिलाओं पर हमला किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, तो दंगा भड़क गया, घर लूट लिए गए, गिरजाघरों को जला दिया गया। तो आखिर में सरकार ने फिर ये घोषणा करनी पड़ी उनको कि कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो, वो अपने ऊपर का शरीर है उसको ढके। लेकिन वैसा नहीं ढक सकता जैसे कि ऊंची जाति की महिलाएं ढकती है। देखिए इसमें भी उन्होंने एक वो लगा दिया, नोट लगा दिया। जब ब्रिटिश राज की हम बात करते हैं और वहां पर पोशाक या कपड़ों की क्या रूल्स रेगुलेशन थे, संहिताएं थी, भारतीय वेशभूषा जो कपड़े थे हिंदुस्तानियों के, उस पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की क्या सोच थी, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, और जो जब अंग्रेजों का जो रवैया था उनके प्रति, उसमें हिंदुस्तानियों की क्या सोच थी, दोनों को देखेंगे। अब दिक्कत ये थी कि दोनों अलग अलग संस्कृतियां हैं। जो ब्रिटिश संस्कृति है, हिंदुस्तानी संस्कृति बहुत अलग था, तो इससे गलतफहमी भी पैदा हो गई और इससे काफी टकराव हुए। अब पगड़ी और टोप यानी कि हैट को ले ले, हिंदुस्तानी पगड़ी पहनते थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो टोप या हैट पहनते थे। तो जब ये आए, यूरोपीय व्यापारी भारत में आए, तो हैट वालों की तरह उनकी पहचान की जाती थी, लेकिन हिंदुस्तानी थे पगड़ी वाले। अब ये देखिए कि कितना इनमें अलग सोच थी, क्योंकि भारत में पगड़ी क्यों पहनी जाती है? वो धूप और गर्मी से बचने के लिए पहनी जाती है और एक सम्मान का भी प्रतीक है कि पगड़ी है सर पे। अब जब पश्चिमी रिवाज का कुछ और सोचना था कि भाई जब कोई किसी को आदर देना है तो हैट उतार दी जाए, तो इससे गलतफहमी पैदा हुई। तो ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते थे और जब हिंदुस्तानी पगड़ी नहीं उतारते थे, तो ब्रिटिश अफसर सोचते थे कि ये तो अपमान कर रहा है मेरा। और दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तानियों को देखें तो वो अपनी अस्मिता, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय
अस्मिता को बचाने के लिए जानबूझ के पगड़ी पहनते थे, क्योंकि पगड़ी तो इज्जत की बात है। आप देखिए सरदार जो कम्युनिटी है या जो सिख कम्युनिटी है वो सर पे पगड़ी बांधती है, वो उनकी अस्मिता इज्जत का प्रतीक है। तो ऐसे ही टकराव फिर जूतों को लेकर भी हुआ। अब होता ये था कि 19वीं सदी की शुरुआत में ये रिवाज था कि जो फिरंगी अफसर हैं वो भारतीय शिष्टाचार का पालन करेंगे और जैसे ही वो राजाओं और नवाबों के दरबार में आएंगे तो जूते उतार देंगे। और कुछ एक अंग्रेज थे वो भारतीय वेशभूषा भी धारण कर लेते थे, उनके कपड़े भी धारण कर लेते थे। लेकिन 1830 में जब सरकारी समारोह हुए उनमें हिंदुस्तानी जो कपड़े हैं उसमें उसको पहनकर जाने के लिए मना कर दिया गया, ताकि जो जो गोरे मालिक हैं वो अपने कपड़े पहने और बाकी लोग को पहने तो वही गोरों के कपड़े पहने, ताकि उनकी जो नाक ऊंची रहे। इसमें एक आपको चित्र में दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पर यूरोपीय मेहमान देखिएगा, ये शाहजहां के दरबार में तोहफे लेकर आए हैं। ये पातशाह नामा से ली गई चित्र है और 1633 का चित्र है। इसमें यूरोपियों के सर पे टोपी देखिएगा, यहाँ पर जो इनकी पगड़ी है बाकियों के और इनके सर पे टोपी में बड़ा अंतर है। और यहाँ चित्र है बहुत बहुत महान व्यक्ति का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, ये विश्वेश्वरैया साहब है। सर है ये, सर एम, बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त इंजीनियर और टेक्नोक्रेट साहब थे ये। और ये 1912 से 1918 तक मैसूर के रियासत के दीवान भी रहे। इन्होंने बाकायदा 3 पीस सूट पहन रखा है और ये देखिए सर पे पगड़ी भी बांध रखी है। दोनों ही चीज इन्होंने की। अब हम जो चर्चा कर रहे थे कि हिंदुस्तानियों से ये उम्मीद की जाती थी, ये उनसे कहा जाता था ये कि वे भारतीय पोशाक संहिता का पालन करें और दफ्तर जब जाएं तो जो भारतीय कपड़ा है उसी को पहन के जाएं। तो 1824 और 1828 के बीच जनरल एम हस साहब थे, वो अड़े रहे कि उनके सामने जो पेश होने वाले जो हिंदुस्तानी है वो बगैर जूते या चप्पल के आएंगे, नंगे पांव आएंगे। लेकिन ये ज्यादा कड़ाई से लागू नहीं किया गया। अब 19वीं सदी के मध्य तक जब लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल थे तो ये जो पादुका सामान है, चप्पल जूते उतार के आने की जो रस्म है ये बड़ी सख्त हो गई। अब अगर भारतीय किसी भी सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आते थे तो उनको जूते उतारने पड़ते थे। लेकिन जिन्होंने यूरोपीय पोशाक पहन रखी है, 3 पीस सूट पहन रखे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो पहन के आ जाए, जूते पहन के आ जाए। अब इससे जो है जो सरकारी सेवा में जो हिंदुस्तानी कार्यरत थे उनको बड़ा उन्होंने क्या सोचा होगा इस समय। तो एक इसका उल्लंघन भी हुआ। एक पादुका सम्मान जैसे चप्पल जूते उतार के जो उनके सामने जाना होता है या उनकी एरिया में जाना होता है, एक बड़ी इसके उल्लंघन की एक मशहूर घटना है 1862 में सूरत की अदालत में हुई है। सूरत की जो फौजदारी अदालत है उसमें असेसर जो लगान आंकने वाले लोग होते हैं ना, उसके पद पर, उसके ओहदे पर एक कार्यरत मनोज जी कोवास जी एनटी, इन्होंने जो सत्र न्यायाधीश है उनकी अदालत में कहा कि भाई मैं जूते नहीं उतारूंगा। अब जज अपनी जिद पे रहा कि श्रेष्ठ को आदर देने के लिए, यानी कि क्योंकि वो न्यायाधीश है और देने की हिंदुस्तानी परंपरा जो है उसके मुताबिक उन्हें जूते उतारने ही होंगे। मानव जी ने कहा नहीं साहब हम नहीं उतारेंगे। तो उनके अदालत में प्रवेश करने पर किनके, मानव जी की पाबंदी लगा दी गई और फिर उन्होंने जाके बंबई की गवर्नर को पत्र भी लिखा। तो अंग्रेजों का यह कहना था क्योंकि जब भी भारतीय किसी मंदिर, मस्जिद या पवित्र स्थान पे जाते हैं तो वहां, या घर जाते हैं तो जो जूते उतारते हैं, तो अदालत में ऐसा क्यों नहीं करते। अभी बहस चल गई कि लोगों ने कहा कि देखिए पवित्र जगह की बात अलग है, घर की बात अलग है, लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर जो जैसे सरकारी जगह है, धूल गंदगी तो वहां होती है, वहां तो होती है। हम घर में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर गंदगी अंदर चली जाएगी। और आप बात कह रहे हैं कि चमड़े का जूते की बात करें, वो तो वैसे ही अशुद्ध होता है, चमड़े का बना होता है। और अदालत कोई सार्वजनिक जगह है, कोई घर थोड़ी ना है जहां पर हम लोग को लेटना है या बैठ के खाना खाना है। लेकिन उसके बाद भी जब अदालत में जूते के प्रवेश की इजाजत बहुत समय बाद मिली। अब बात आती है राष्ट्रीय पोशाक की। राष्ट्रीय पोशाक का डिजाइन या कपड़े किस तरीके से चेंज हुआ ये कि 19वीं सदी के अंत तक
पूरी ओर, भारत के चारों ओर भारतीयता यानी कि राष्ट्रीय भावना ये एक तरीके से ये फ्लो होने लगी, बहने लगी। अब हर चीज का प्रतीक बनने लगा। जैसे कलाकार चाह रहे थे कि भाई राष्ट्रीय शैली की कला तलाश रहे थे, कवि जो है राष्ट्रगान रच रहे थे, झंडे के डिजाइन पे बात चल रही थी। और अब एक बात और आई कि भाई राष्ट्रीय पोशाक क्या होना चाहिए, ऐसा क्या प्रतीक बनाया जाए राष्ट्रीय पोशाक का जिससे हम अपने नेशनलिज्म को दिखा सकें। तो हिंदुस्तान में कई भाग में ऊंची जाति और जो वर्ग के लोग थे वो पोशाक के लिए बड़े उन्होंने प्रयोग किए। बंगाल में टैगोर खानदान ने 1870 में, इसमें जो हिंदुस्तानी मर्द है औरत है, उन्होंने राष्ट्रीय पोशाक डिजाइन करने की कोशिश भी की। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की राय थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय पोशाक है वो हिंदुस्तानी और पाश्चात्य यानी कि फिरंगी नहीं होनी चाहिए, इसका मिश्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदू और मुसलमान का मेल होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तानी है। तो इस तरह जो बटनदार लंबा कोट हो गया यानी जो चपकन होती है, और पुरुषों के लिए ये सबसे सही माना गया। अब यहां पर एक जो चित्र मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये ज्ञानदानंदिनी टैगोर, यहां पर आप देखिए, इन्होंने और उनके पति जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं, उन्होंने पश्चिमी गाउन के तर्ज पर अपने ब्लाउज बनाए और साड़ी भी पहनी। तो इसी तर्ज पर पारंपरिक वेशभूषा की अलग अलग क्षेत्रों ने, अलग अलग एरिया ने भी प्रेरणा ली। आईसीएस के पहले जो भारतीय सदस्य, उसके जो पहले भारतीय सदस्य आपके आईसीएस के, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जैसे मैंने उनको बताया अभी, ज्ञान दानंदिनी, बड़ा डिफिकल्ट नाम है इनकी देवी, ये जो देवी है, इन्होंने ये जब लौट के आई मुंबई से कलकत्ते, तो उन्होंने पारसी शैली की जो साड़ी ली और जिसका जो पल्लू है वो बाएं कंधे पर एक ब्रूच से लगा होता, ब्रूच से गुथा होता था, और साथ में उन्होंने ब्लाउज और जूतियां भी पहनी। और जैसी ब्रह्म समाज महिलाओं ने इसे देखा, उन्होंने अपना लिया और फिर इसे ब्रह्मिका साड़ी कहा जाने लगा। फिर ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी और जगह भी इसका चलन हो गया। इस चित्र से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आरसी दत्त की बेटी सरला है। उन्होंने पारसी, ये देखिए पारसी किनारे वाली ये साड़ी पहनी हुई है और मखमल, ये मखमल का ऊंचे गले वाला ब्लाउज पहना है। और यहाँ पर लेडी बच्चू बाई 1890 का मशहूर पारसी सामाजिक कार्यकर्ता थी, इन्होंने रेशमी घारा पहन रखा है। और इस तरीके से लोगों ने अलग अलग परिधान ग्रहण किए। लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, सबने अपने अपना 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 ट्राई किया। आज भी देखिए गुजरात, कोडागू, केरल और असम की महिलाएं अलग तरीके की साड़ियां पहनती हैं, सब जगह नहीं गई है। अब ये त्रावणकोर की महारानी 1930 की बात कर रहा हूं मैं। पश्चिमी इन्होंने जूते पहने हैं, पूरी लंबी बाह की इन्होंने ब्लाउज पहनी हुई है। जो उच्च शैली या ये कहें उच्च वर्ग के लोग थे, उनमें ये शैली बहुत कॉमन हो गई और बहुत प्रचलित हो गई, आम हो गई। अब आया स्वदेशी आंदोलन। हमने ये देखा कि पहले हम इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि हिंदुस्तान का सूती वस्त्र में बोलबाला था। तो हिंदुस्तान 17वीं सदी में पूरे विश्व का 1/4 1/4 उत्पादक सूती वस्त्र का कौन करता था? हिंदुस्तान। 18वीं सदी के मध्य में केवल बंगाल में 10 लाख बुनकर थे इसकी। लेकिन अब हुई ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये हाथ से बनाई हुई चीजें तो नहीं चल पाई, तो कताई बुनाई सब मशीन से होने लगा। कच्चे माल के रूप में कपास और नील, इसकी मांग बढ़ गई और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था भी बदल गई और भारत की हैसियत भी बदल गई। कैसे? हिंदुस्तान पर जो राजनीतिक हुकूमत थी ब्रिटेन की, उसके 2 फायदे थे। एक, वो तो नील की फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को, और उसके बाद जो ब्रिटिश उत्पादन था उसको यहां पर लेकर आते थे और आराम से यहां पर खपाते थे। अब ये हुआ कि जो बुनकर थे, जैसे मैंने कहा केवल बंगाल में कितने सारे बुनकर थे, तो क्योंकि कपड़ा बाहर से आने लगा और सस्ता था, तो मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम, सूरत, ये सारे जो सूती वस्त्र केंद्र थे ये लगभग समाप्त हो गए। अब लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश मिल से बने हुए कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया और उसकी जगह उन्होंने खादी अपनाया। ये कैसे हुआ? ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध तो बढ़ ही रहा था। उसके लिए लॉर्ड कर्जन साहब ने क्या किया, उसको रोकने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया।
बंग भंग यानी बंगाल विभाजन। अब ये जैसे ही हुआ, स्वदेशी आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। पहले तो लोगों से ये अपील की गई कि देखो यार, जो विदेशी उत्पाद है, देशी कपड़े वगैरह है और बाकी जो उत्पाद है उसको आप बहिष्कार करें उसका। और उसके बाद माचिस और सिगरेट जो है उसके लिए खुद ही अपने उद्योग लगाएं। कई लोगों ने कसम खाई और ये खादी का इस्तेमाल जो है वो एक तरीके से देशभक्ति का कर्तव्य बन गया कि भाई आपको खादी पहनना है। अब महिलाओं से भी ये कहा गया कि ये जो रेशमी कपड़े हैं और कांच की चूड़ियां इसको फेंक दो आप और शंख की चूड़ियां पहनो। और फिर उसके बाद हथकरघा, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, इस पर जो बनता है मोटा कपड़ा बनता है, इसके लिए बहुत गीत गाए गए, कविताएं रची गई। अब पोशाक की जो बदलाव हुई, जो पोशाकों में बदलाव हुआ, कपड़ों में बदलाव हुआ, उसमें सबको बराबर उनको नहीं भाया, क्योंकि जो साधनहीन गरीब थे वो कैसे चीजें अपनी खरीद पाएंगे। बहुत सारे लोग राष्ट्रहित के लिए इसमें जुड़े, लेकिन इतना ब्रिटिश वस्तुओं को चुनौती देना, इतने सस्ते माल आ रहे हैं और अच्छा माल था एक तरीके से, उसको चुनौती देना तो बहुत मुश्किल था, असंभव था। उसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने बहुत सारी चीजें की और इस एक प्रतीकात्मक, पूरी तरीके से नहीं, प्रतीकात्मक लड़ाई जो थी उसमें कपड़े को लेकर गांधी जी ने जो चीजें शुरुआत की वो उसने बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चित्र है, बड़ा मशहूर चित्र है महात्मा गांधी का, खुले बदन में है वो और सूत काट रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो पोशाक प्रयोग या कपड़े का जो प्रयोग हुआ, महात्मा गांधी बहुत बड़ी छवि है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये बहुत जबरदस्त चित्र है और ये बड़ा लोगों को भाया। इससे आत्मनिर्भरता दिखाई जा रही है कि भाई हम आत्मनिर्भर है, हम ब्रिटिश मिलों में जो कपड़ा बन रहा है उसको, उसका विरोध कर रहे हैं। इसका, इस चित्र का प्रतिबिंब इस तरीके से था। अब महात्मा गांधी के कपड़ों में बड़ा परिवर्तन हुआ, वो जहां जहां जैसे जैसे थे। कैसे हुआ? ये गुजराती बनिया परिवार में पैदा हुए थे गांधी जी, और लड़कपन और जब जब छोटे थे तो धोती और पैजामा इस तरीके से पहनते थे, कभी कभी कोट भी पहनते थे। 19 साल की उम्र में 1888 में जब वो लंदन गए कानून पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उनकी जो चोटी थी उसको कटवा लिया और वो बाकायदा पश्चिमी सूट पे आ गए ताकि लोग हंसे ना। जब वो वापस आए तो उन्होंने पश्चिमी सूट पहना, पगड़ी और पगड़ी और लगा ली, लेकिन वो पश्चिमी सूट पहनते रहे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में 1819 के में जब वो वकालत कर रहे थे तब भी वो पश्चिमी कपड़े पहन रहे थे। लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने फैसला कर लिया सूट ना पहनने का, असूटित रहने का। लंबा कुर्ता इन्होंने सबसे पहले पहना, प्रयोग किया 1913 में। तब क्या हुआ था, तब पहना जब कोयला खदान मजदूरों को गोली मारी। तो उसके बाद उन्होंने सिर भी मुंडवा लिया अपना, मतलब बाल हटा लिए, सार्वजनिक शोक जाहिर करने के लिए। जब वो भारत वापस आए तो 1915 में वह जो काठियावाड़ के किसान हैं उनके कपड़े पहनने लगे, वेशभूषा उनकी उन्होंने धारण कर ली। और 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धारण की और उसके बाद वो हमेशा उसे पहनते रहे। उसके बाद साल भर में जो स्वराज हासिल करने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और एक साल बाद यानी कि 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ये ऐलान कर दिया। मैं ऐलान आपको बताता हूं, उससे पहले जरा चित्र देख लें। ये महात्मा गांधी हैं 7 साल के, यहाँ पर महात्मा गांधी है 14 साल के, और कपड़े देखते रहे आप इनके। यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर है 21 साल के, उन्होंने 3 पीस सूट पहन रखा है। यहाँ पर जोहानिसबर्ग का चित्र है, पश्चिमी लिबास में है, टाई भी पहन रखी है। और यहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह उन्होंने किया तो उनकी पोशाक किस तरीके से चेंज हुई। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि 31 अक्टूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी को त्याग ही दूं, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ धोती पहनूं और देह बचाने के लिए कभी कभी एक छोटी सी चादर ले लूं। क्योंकि वो ये कहते थे कि जब मैं कोई चीज खुद नहीं कर सकता तो मैं वो दूसरों को नहीं कहूंगा। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो मैं पहले वो करूंगा जो मैं लोगों को कहना चाहता हूं। ये कस्तूरबा गांधी के साथ महात्मा गांधी का चित्र है। ये दक्षिण अफ्रीका लौटने के बाद है, सादा लिबास इन्होंने धारण किया। अब तब तक उन्होंने ये तो तय कर लिया था कि वे यही पोशाक जिंदगी भर पहनने वाले हैं। और एक दो महीने तक उन्होंने ये प्रयोग किया क्योंकि पूरी तरह वो डिसाइडेड नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने
उन्होंने गरीब के प्रति निष्ठा का भाव उन्होंने दिखाया या दिखा, तो उन्होंने कभी कोई और वस्त्र धारण नहीं किया। जब लोग उनके साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि अब मैं यही पहनूं। और ये पहनावा जो है ख़ास तौर पे सफ़ेद खुरदुरी खादी एक तरीके से शुद्धता, यानी कि पाकीज़गी, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी। तो राष्ट्रभक्ति का एक तरीके से ये पर्याय बन गया। और जो पश्चिमी कपड़े हैं उनका विरोध भी इसमें आ गया। 1931 में गोलमेज सम्मेलन था, उसके लिए इंग्लैंड गए गांधी जी। तो वही उन्होंने अपनी धोती पहन रखी थी बिना कमीज के। जब वो बर्किंघम जो पैलेस है वहां पर आए तो उनको कहा गया कि भाई आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे वहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो धोती ही पहनेंगे। जब पत्रकार आए उन्होंने मजाक मजाक में इनसे पूछा कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो पर्याप्त नहीं है इनके सम्राट के सामने जाने के लिए। तो मजाक मजाक में गांधी जी ने कहा कि सम्राट ने मेरे और मेरे हिस्से का भी तो पहन रखा है, दोनों के हिस्से के पहन रखे हैं, तो मुझे क्या पहनने की जरूरत है। अब खादी पहनना सबके बूते की बात तो थी नहीं। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि पूरा राष्ट्र खादी पहने। उनको लगता था कि इससे जो आपस में डिफरेंसेस है, जाति धर्म का भेद है, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं था। कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी और जो लोगों ने इसके लिए अपनी रीजनिंग दी वो कुछ इस तरीके से थी, या उन्होंने क्या क्या किया। इलाहाबाद में जो मोतीलाल नेहरू साहब है, बड़े सफल वकील और राष्ट्रवादी साहब हैं, और इन्होंने अपना जो बेशकीमती वो कपड़े पहनते थे पश्चिमी सूट, ये तो त्याग दिया। उसके बाद वो धोती कुर्ता पे आ गए। लेकिन ये मोटा खुरदुरा कपड़ा नहीं था जैसे गांधी जी चाहते थे, बल्कि बारीक कपड़े से बना होता था। और जाति प्रथा के चलते, क्योंकि जाति प्रथा बहुत थी, तो पश्चिमी शैली का आकर्षण लोगों को था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं ये सब नहीं पहनूंगा, मैं तो पाश्चात्य शैली का सूट पहन रहा हूँ। और कई जगह पर जूते मोजे थ्री पीस वो उन्होंने पहना। और ये उनके आत्मसम्मान के लिए था कि जिस तरीके से हमको रखा गया इतने सालों तक, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, अब हम वो पहनेंगे जो हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। एक महिला ने 1928 में महात्मा गांधी को महाराष्ट्र से लिखा कि 1 साल पहले मैंने आपको हर किसी के खादी पहनने की गंभीर जरूरत को बोलते हुए सुना। हमने खादी पहनने की ठानी, लेकिन हम गरीब हैं। हमारे पति कहते हैं कि खादी महंगी है। मैं मराठी हूँ, इसके नाते 9 गज की साड़ी पहनती हूँ। बड़े बुजुर्ग उसे घटाकर 6 गज करने की बात पर कभी राजी नहीं होंगे। तो उनका ये तथ्य था। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। अब सरोजिनी नायडू और कमला नेहरू बड़े नाम है ये जो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, उन्होंने भी सफेद हाथ से बुने मोटे कपड़े की जगह क्या किया, रंगीन और डिजाइनदार साड़ियां पहनी। तो ये जो पहनावा है, इसका जो बदलाव हुआ, किस तरीके से समय के साथ हुआ, क्या परिस्थितियां थी, उसको हमने देखा। और जो परिवर्तन है समाज से, इतिहास से और टेक्नोलॉजी से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और बाजार ने किस तरीके से परिवर्तन लाए, और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसने किस तरीके से परिवर्तन लाए, ये सब चीजें हमने आज बात की। यहाँ पर गांधी जी की टोपी के बारे में है। गांधी जी, ये महात्मा गांधी पगड़ी में है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ जड़ाऊ कश्मीरी टोपी पहने हुए हैं। यहाँ गांधी टोपी, ये गांधी टोपी बड़ी फेमस हुई उसके बाद, सिर मुंडाने के बाद। तो इस तरीके से गांधी जी ने भी काफ़ी चीज़ें पहनी और गांधी टोपी बड़ी फेमस हुई। अन्ना हजारे जी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने जब भी वो एक तरीके से राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसके खिलाफ वो बात करते हैं, तो ये टोपी बड़ी प्रचलन में आती है। तो ये बात हुई पोशाकों की, कपड़ों की, परिधानों की, कैसे पश्चिमी क्षेत्र में परिवर्तन आए समय के साथ, और किस तरीके से हिंदुस्तान में परिवर्तन आए समय के साथ। बहुत शुक्रिया।